नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विजय चौहान जी की कहानी रिहाई। बाहर का शोर, पहले बहुत से लोगों की धीमी धीमी बातचीत और फिर कमरे के बाहर लकड़ी के फर्श की लॉबी पर जल्दी जल्दी इधर उधर चलने से जूतों की आवाज़। जब असहनीय हो गया तो उसने बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाना ही ठीक समझा। अभी पहला घूंट ही लिया था और अपने जिद्दी पाइप से धुआं खींचने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक तक का रास्ता देखते देखते पाइप सुलगा लिया और आवाज में जितनी नाराजगी भर सकता था भरकर पूछा, कौन है? तुमने सुना? आवाज निश्चय ही मकान मालकिन की थी और उसे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल आधी रात तक इमारत के नए से नए प्रणय संबंधों का पता लगाने के लिए जासूसी करती रहती है, बल्कि इतनी सुबह उसके कमरे के बाहर जो कुछ हो रहा था उसमें सक्रिय हिस्सा भी ले रही थी। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, उसने इस आशा से कहा कि वह संतुष्ट हो जाएगी और उसे उठकर दरवाजा खोलकर पूरा किस्सा सुनाने से छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, इसका पता तुम्हें कब चला? उसके स्वर में और जानने की उत्सुकता ही अधिक थी। मेरे कमरे के बाहर यह शोरगुल शुरू होने के बहुत पहले, इतना कहकर वह फिर से पाइप से उलझने लगा। दरवाजा खोलो। वह शायद अपनी मुट्ठियों से उस कमजोर प्लाईवुड को पीटने लगी थी। नहीं तो इसको तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। आवाज में संकल्प की ऐसी गूंज थी कि उसे इच्छा के विरुद्ध उठकर दरवाजा खोलना पड़ा और उसे लगा कि ठसाठस भरे रेल के थर्ड क्लास डिब्बे का दरवाजा खुल गया है। मकान मालकिन और असंख्य दूसरी स्त्रियां दरवाजे से टिककर खड़ी थी। बहुत पहले उसने फुटबॉल खेला था। वह फुर्ती से पेतरा बदल पीछे को दीवार से टिककर खड़ा हो गया। तुम इस मामले के बारे में क्या जानते हो? मकान मालकिन ने सवाल पूछा। पीछे खड़े मजमे की नजर उसके चेहरे पर आकर रुक गई। भीड़ ने एक क्षण के लिए सांस रोक ली। सवाल का उत्तर देने की उसे इच्छा न थी, पर साथ ही वह उस भीड़ को निराश भी नहीं करना चाहता था। उसे एकाएक अपने महत्व का बोध हुआ। फिर उसकी नजरें आधे खत्म हुए कॉफी के प्याले पर गईं और उसे लगा कि भीड़ ने उसके एकांत को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। सबसे दुखद बात यह लगी कि मकान मालकिन इस सब की मुखिया थी, जिससे उसका थोड़ा बहुत संबंध तो था ही। उसने मकान मालकिन को संबोधित किया। 5 बजे सुबह केवल आधा कप कॉफी पेट में होने के बाद जितना संयम और संतुलन आदमी में हो सकता है, उतनी ही उसकी आवाज में था। इसके बाद भी मैंने एक मकान का किराया महीने की तीसरी तारीख के पहले चुकाया और कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि नल में पानी नहीं आता, और आपके चौकीदार की ज्यादतियों पर कभी नाराज नहीं हुआ, जिसे तो पैदा होते ही पागल खाने में दाखिल करा देना चाहिए था। मुझे यह बात बहुत दुख पहुंचा रही है कि स्वयं आपने इतने सवेरे मेरे एकांत पर इस तरह धावा बोला। मैं इसे कभी नहीं माफ कर सकता। मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे कमरे से बाहर चले जाएं। इतना कहकर उसने लंबी सांस ली, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कॉफी, जो लगभग ठंडी हो चुकी थी, पीने लगा। जब उसने मकान मालकिन की आवाज फिर सुनी तो मन ही मन पता चल गया कि उसके भाषण का जो असर होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह तुम अनाप शनाप क्या बक रहे हो? उसने कुछ इस ढंग से कहा जिससे जैसे वह भाषण का अभिप्राय ही ना समझी हो। मैं जो कहना चाहता हूँ आपकी समझ में मैंने उसे बहुत ही स्पष्ट रूप में आपको समझा दिया है। उसने फिर से बहुत संयम के साथ कहा, तुम इस तरह की बातें करके सही बात छिपा नहीं सकते। हम सच बात जानना चाहते हैं। मकान मालकिन ने पीछे मुड़कर देखा। भीड़ ने संवेद स्वर से उसका समर्थन किया। सच बात? उसने कहा, हाँ सच बात। एक ही बात का पहलू सच और दूसरा झूठ हो सकता है। सवाल बहुत पेचीदा है। सच झूठ के पचड़े में पड़कर प्रसंग को लंबा नहीं बनाना चाहता। आधी रात के बाद सोया हूँ, सुबह कम आराम करना चाहता हूँ। दोपहर को मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मैं फिर कहता हूँ, आप सब कमरे के बाहर चली जाएं। देखा देखा, मैं कह रही थी ना, आधी रात के बाद सोया है, दोपहर को जरूरी काम करना है। हम सबसे और अपने दिल के चोट से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। हम पूरी बात जानना चाहते हैं। भीड़ ने फिर वही स्वीकृति वाली ध्वनि पैदा की। असंभव, उसने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ।
उसके इस हट का भीड़ पर विचित्र ही असर हुआ। भीड़ एक स्वर में मधुमक्खी के छत्ते से जैसी आवाज निकालती है कुछ भनभनाई और उसकी तरफ एक कदम बढ़ी। फिर भीड़ के पीछे कुछ अस्पष्ट सी आवाजें आई जो सामने तक पहुंचाई गईं। अरे वे लोग आ गए, देखो, अब देखो क्या कहता है। फिर भीड़ दो हिस्सों में बट गई और बीच में से रास्ता बन गया जिस पर चलता हुआ एक पुलिस ऑफिसर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने मकान मालकिन की तरफ मुड़कर पूछा, क्या आप ही मकान मालकिन हैं? हाँ साहब। उसे अपने पद के महत्व का अनुभव हुआ। मैं कहना चाहती हूँ कि यह आदमी, और उसने अपनी पूरी बाँह उठाकर उंगली से इस तरह उसकी ओर संकेत किया कि जैसे अदालतों में वकील कटघरे में खड़े मुजरिम की तरफ इशारा करता है। कहता है कि वह सब कुछ जानता है लेकिन कुछ भी नहीं बताएगा। उसे पुलिस के अधिकारी कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन वह कानून का उल्लंघन भी नहीं करता था। उसके जीवन और कानून के बीच कभी संघर्ष का अवसर ही नहीं आया था। कानून की उपस्थिति को उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ही नहीं किया था। इस समय पुलिस के अफसर का आ जाना उसे अच्छा ही लगा। इस आशा से कि वह अफसर शायद उसकी बात समझ सके, उसने कहा, मुझे खुशी है इंस्पेक्टर साहब कि इन स्त्रियों के शोर ने आपका ध्यान आकर्षित किया और आप यहाँ आए इतनी सुबह या किसी भी समय। मैं इनसे झूठ क्या और सच क्या इस प्रश्न पर बहस करने को तैयार नहीं हूँ। मैं इन लोगों को अपने कमरे से बाहर करने में असफल रहा हूँ, इसलिए आपसे कुछ सहायता चाहता हूँ। शायद हम दोनों इन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकें। उसके बाद आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए आमंत्रित हैं। इतना कहकर वह स्टॉप की तरफ बढ़ा। आप दूध के साथ लेंगे या बगैर दूध के? पुलिस अफसर ने भीड़ को संबोधित किया, आप सब बाहर चले जाएं, मैं इनसे एकांत में बातें करना चाहता हूँ। और उसे आश्चर्य भी हुआ और संतोष भी कि मधुमक्खियों के समान भन बनाने के बावजूद भीड़ कमरे के बाहर चली गई। पुलिस अफसर ने दरवाजा बंद कर दिया। कॉफी तैयार हो गई। दोनों एक एक कप लेकर बैठ गए, अफसर दूध और चीनी के साथ और वह खुद काली। और फिर मौसम, आने वाले चुनाव, अन्य विषयों पर बातचीत करने लगे। बात से बात निकली और अफसर ने बताया कि उसे ना तो भांग का शौक है ना गांजे का। हाँ, कभी कभी बियर जरूर पी लेता है। और जब उसने अफसर को बताया कि उसे शराब में अधिक दिलचस्पी नहीं, गांजा जरूर बहुत अच्छा लगता है और उसके पास कॉफी काफी सारा रखा भी है अगर अफसर को शौक हो तो। तब अफसर ने गांजा पीना तो स्वीकार नहीं किया, पर उसके स्टॉक को देखने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। अफसर ने उसे पुलिस थाने चलने की भी दावत दी, जिस पर उसने और कहा, पहले कॉफी तो पी ले। कॉफी खत्म हुई और दोनों कमरे के बाहर आए। बाहर जाते जाते उसने मकान मालकिन की आवाज सुनी। आधी रात तक दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और फिर जब एकाएक सब कुछ शांत हो गया तो मैं समझ गई, हो ना हो कुछ गड़बड़ है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने उसी समय पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। आज से नहीं, यह तो। वह चलते चलते रुक गया। अफसर शायद उससे कह रहा था, रुक क्यों गए, चलो यहाँ से भाग चलें। भीड़ की नजर उस पर टिकी थी। नजर में तिरस्कार था। अभी तक जो भीड़ थी, जो सुबह से उसके एकांत में बाधा डाल रही थी, अब धीरे धीरे अलग अलग पुरुषों और स्त्रियों की आकृतियों में बदलने लगी। शक्लें जो उसने सीढ़ियों पर, लॉबियों में देखी थी, भावहीन नीरस चेहरे। अफसर कह रहा था, चलो चलो यहाँ से भाग चले, तुम्हें एक कोठरी में बंद कर देंगे, वहां बिल्कुल एकांत होगा, वहां पर यह चेहरे तुम्हारी तरफ नहीं घूरेंगे। मकान मालकिन का स्वर उसके कानों में पड़ रहा था, हत्यारा। इसका चेहरा देखकर कौन कह सकता था? उसे पसीना आने लगा। क्या वह पागलों के बीच खड़ा है? इस पागल भीड़ से उसने अपने दोस्त को मुक्त कर दिया है। अरे कल रात को उसने गला इतना ही तो दबाया था कि वह बोल ना पाए, सुन ना पाए, देख ना पाए। और जब अपनी मजबूत उंगलियों का शिकंजा ढीला किया तो दोस्त का निर्जीव शरीर फर्श पर लुढ़क गया। फिर उसे बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ा दी, रोशनी गुल कर दी, आहिस्ता से दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर अपने कमरे में आ गया। केवल इतना, ना ज्यादा ना कम। सब आकृतियां फिर एक बार घुलकर भीड़ में बदलती जा रही थी। शायद भीड़ एक स्वर में कह रही थी, हत्यारा। उसे सुनाई नहीं पड़ रहा था, केवल आभास हो रहा था। रात की बात एक बार सोचने के बाद उसका मृत दोस्त उसके शरीर के अंदर समा गया था। उसका शरीर अब उसके दोस्त का घर बन गया था। अब वह सदा वहीं रहेगा। उसने अफसर से कहा, चलो चलो मुझे जेल की कोठरी में बंद कर दो, वहां एकांत होगा, अधिक आत्मीयता होगी।